हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और यहाँ पे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाल विकास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस को। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में ये निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी जो है विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना अपना जो है वो कार्य होता है। भाई कार्य तो सबके पास अपना अपना होता है, तो इस डजंट मीन कि भाई उनको जो है वो इंक्लूड ना किया जाए। यहाँ पे आइए बात करते हैं अगर सांस्कृतिक और भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में, तो यहाँ पे ये निश्चित करने से पहले कि भाई शिक्षार्थी जो है विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को जो है उसकी इनकैपेबिलिटीज़ को जो इस्टेब्लिश करने से पहले, यानी कि अक्षमताएं जो है उसको स्थापित करने से पहले सबसे पहले शिक्षार्थी को जो है वो मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। किस चीज़ का मूल्यांकन करना चाहिए? मातृभाषा का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए भैया देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। मतलब किसको छोड़ के, एक्सेप्ट व्हाट। जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा का सेवन करना, यानी कि शराब पीना, ड्रिंक करना, मंदबुद्धिता, या फिर शैशवाकाल के समय जो है वो दिमागी बुखार हो जाना, लाइक जापानीज इंसेफेलाइटिस। शिक्षक की शैक्षणिक शैली, तो यार ये डिपेंड करता है। अधिगम अक्षमता का अर्थ जो है वो सीखने में विकलांगता का अर्थात, यानी कि किसी एक व्यक्ति को विशिष्ट तरीके से सीखने में कठिनाई हो सकती है। तो कुछ लोगों में एक अज्ञात कारक हो सकता है या फिर कारकों की वजह से एक विशेष तरीके से सीखने में कठिनाई होती है, इसलिए जो है वो कह सकते हैं कि भैया ये जो है वो रूढ़िबद्धता भी हो सकता है या फिर किसी कमी की वजह से हो सकता है अधिगम उत्पन्न हो रहा है, ना कि शैक्षिक शैली से। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका मेन जो है कि इसके एक्सेप्ट ये जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न कर सकती है, यानी कि शिक्षण की जो शैली होती है ये तो बाद में आएगी ना। अधिगम अक्षमता जो है उसमें उत्पन्न हो सकती है किसके अलावा, मतलब ये छोड़ के, शिक्षण की शिक्षण शैली को छोड़ के, जन्म से द्वारा, मतलब जो है अगर उसकी मॉम जो है वो ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी अगर वो जो है वो ड्रिंक करती है, मंदबुद्धिता, या फिर शैशवाकाल के समय अगर दिमागी बुखार है, तो ये सभी कारण हो सकते हैं कि भाई उसके अंदर जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो। रादर देन एक्सेप्ट दिस वन, शिक्षक की शिक्षण शैली जो है इसमें कहीं भी इंक्लूड नहीं होती। तो आपका उत्तर जो सही होगा वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पे मनन करता है, यानी कि सोचता विचारता है। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं, या फिर क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं, या फिर क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियाँ जो है वो अपनाते हैं। क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी जो है वो सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं अगर एक समावेशी विद्यालय की, तो ये नहीं देखता है कि हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल, बेहतर शिक्षा सुविधा आदि उपलब्ध कराते हैं ताकि वह सामान्य से अलग दिखे, बल्कि विद्यालय हमेशा ये ध्यान रखता है कि भाई वो जो शिक्षार्थी है इसकी विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और उसमें जो है वह अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कि हम जो है वो विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उसे जो है वो अलग कर पा रहे हैं या फिर नहीं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश होते हैं, अपसारी चिंतक होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं, या फिर अभिसारी चिंतक होते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं अपसारी चिंतक जो है वो इस प्रकार के चिंतन की समस्या जो है वो उनके जो है वो अनेक उत्तर प्राप्त होते हैं। अब सारी चिंतन आपको पहले भी हमने बताया था कि जहाँ से भैया ढेर सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे, एक केंद्र बिंदु होगा जहाँ से जो है वो ढेर सारे सॉल्यूशंस निकलते हैं, वो अब सारी चिंतक हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है इसका मतलब होता है कि व्यक्ति कितनी आसानी से और कितनी संख्या में विचार जो है वो उत्पन्न कर सकता है एक ही पॉइंट को लेके। अब नम्यता एवं मौलिकता पे ये निर्भर भी करता है। तो गिलफोर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो सृजनात्मकता जो है वो चिंतन का मूल रूप जो होता है वो अपसारी से ही होता है। ठीक, तो फिर ये जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी ये कैसे होंगे? अपसारी ही होंगे। क्यों अपसारी होंगे? देखो प्रतिभाशाली जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं ना, वो किसी भी सॉल्यूशन को
मतलब किसी भी प्रॉब्लम का ना सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं पता था उनको, वो ढेर सारे सॉल्यूशंस रहते हैं। मतलब एक ये वाला काम नहीं करेगा भाई इससे करो, बी वाला काम नहीं कर रहा सी से करो, सी वाला नहीं कर रहा डी से करो, मतलब A to Z उनके पास सॉल्यूशंस रहते हैं। जो टैलेंटेड है मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये अपसारी चिंतक को डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई छायांकित जो क्षेत्र है सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो डैश में आते हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो छायांकित क्षेत्र दिया गया है वो किस टाइप के विद्यार्थी हैं, किस वर्ग में, किस कैटेगरी में ये आते हैं। उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता है एग्जैक्टली ये, उच्च बौद्धिकता। तो एग्जैक्टली जो छायांकित है ये तीनों के लिए है ना। तो यहाँ पे जो है आपका उत्तर देखिए, ये जो है ना ABCD में से कौन सा है। यहाँ पे जो ये ऐसे बना के लिखा हुआ है, मतलब 2 या फिर 3 के बीच, 3 के बाद, या फिर देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो जो भी छायांकित क्षेत्र है सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित कर रहा है जो कि 3 के बाद आते हैं, ठीक है। तो इस सिंबल के बाद ये लोग आ रहे हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे 3 के बाद। क्यों? क्योंकि भाई कह सकते हैं कि उनमें जो है वो उच्च प्रेरणा भी है, उच्च सृजनात्मकता भी है, उच्च बौद्धिकता भी है, ठीक है। तो ये तीनों भी चीज़ें हैं, तो ये जो है वो आई कैन से कि 3 के बाद ही आएंगे। और जिन छात्रों में ये सारी चीज़ें होती है वे सामान्य छात्रों से अलग होते हैं और एक नए मौलिक चिंतन के द्वारा जो है उसमें उच्च क्षमता जो है वो प्रदर्शित भी करते हैं। तो तीनों का ये योग हो जाएगा, है ना। ये 1, ये 2, ये 3, ये तीनों आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये 3 के बाद का होगा, ठीक। तो यहाँ पे और 2 और 3 के बीच में नहीं होगा, सिर्फ ये 2 का नहीं है। 0 to 2 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 0 के लिए कुछ नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ 2 के बीच में यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। 0 to 0 पे भी नहीं होगा, 3 के बाद कह सकते हैं क्योंकि ये तीनों चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी, 1, 2, 3, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाई दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश से होती है तब वे जल्दी डैश कर देते हैं। केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण, सांस्कृतिक रूप से निष्क्रिय स्मरण, या फिर वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा, या फिर कक्ष में उपयोगी विस्मरण। देखिए यार, बात करें यहाँ पे ना, तो जब बच्चे गतिविधियों में शामिल होते हैं तो उनकी क्या होती है, तो कैसे वो जल्दी सीख लेते हैं। तो देखा जाए तो वास्तविक जीवन में जो उपयोगी होता है, अगर ये चीज़ें उनकी गतिविधियों में शामिल करें, उनकी एक्टिविटीज़ में शामिल करें, तो वो जो है जल्दी सीखा करते हैं, है कि नहीं। आप कुछ भी जो है उनके डे टू डे लाइफ से रिलेट करके, अब बारिश पढ़ा रहे हो, रेन रेन गो अवे, है ना, तो उनको जो है वो रिलेट अगर आप कर पा रहे हैं बच्चे को कि भैया रेन आपने देखी है या नहीं, खाली बस बुक में पढ़ रहे हो, तो भाई उनको बोलो कि लास्ट टाइम आपने रेन कब देखी थी, कब फील की थी, तो बताएंगे ना भाई घर के बाहर छाता नहीं था और हम घूम रहे थे, अचानक से बारिश आ गई, खेल रहे थे ग्राउंड से, फिर भागे घर की तरफ। तो बारिश उनको जो है वो उन्होंने फ़ील किया, उससे आप कनेक्ट कर रहे हो, एक्टिविटीज़ में शामिल कर रहे हो, पूछ रहे हो, बता रहे हो, वास्तविक दुनिया से उनको जोड़ रहे हो, तभी जो है वो जल्दी सीख लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो सी उत्तर है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की जो संस्तुति करती है, ऐसा करने के पीछे क्या विचार हो सकता है। तो यहाँ पे प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए, या फिर विद्यालयों के पास जो है उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उसमें जो है वो अधिकांश के पास तो व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय होता ही नहीं है। गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना, या फिर व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से जो है वो उबारना, जो कि संपूर्ण अधिगम पे सामान्यीकृत हो सकती है। तो बहुत ही बोलते हैं ना, बढ़िया बढ़िया स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हैं, लेकिन आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए कि CBSE शिक्षार्थियों के लिए अगर व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पे सामूहिक गतिविधियों की अगर संस्तुति करती है तो क्यों। तो देखिए ऐसा है कि यहाँ पे व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा जो होती है उसके प्रति नकारात्मक जो संवेगात्मक प्रतिक्रिया हैं उनसे जो है वो उनको उबारना, जो भी नेगेटिव वाइब्स उनके पास हैं उसमें से उनको बाहर निकालना, जो कि संपूर्ण अधिगम पे सामान्यीकृत हो सकती है। कह सकते हैं कि सब पे जो है ये लागू होगा, ठीक है, कॉमनली ये जो है वो एप्लीकेबल है सबके ऊपर।
जो पूरी लर्निंग को उनके जो है वो अफेक्ट करेगी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई बच्चे जो है वो फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। तो ये निष्कर्ष जो है वो निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पे आधारित हो सकता है? जेबी वॉटसन, एल्बर्ट बेंडूरा, जीन पियाजे या फिर एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एल्बर्ट बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। तो फिर इस हिसाब से ना, इस सिद्धांत के हिसाब से जो प्रत्यक्ष अनुभव पे आधारित अधिगम होता है ना, इसके स्थान पे अप्रत्यक्ष अनुभव पे आधारित भी अधिगम होता है। यानी कि अवलोकनात्मक अधिगम को सीखने की प्रक्रिया में अधिक सार्थक स्थान है। यही कारण है कि बच्चे जो है ना फिल्म देखते ही ना मतलब हिंसात्मक व्यवहार को जल्दी सीख जाते हैं। मतलब हीरो उसमें क्या किया है ना वो कम आता है, विलन ने क्या किया है ना वो बहुत जल्दी आ जाता है। बोलते हैं ना कोई काम अगर सीधे से नहीं हो रहा तो फिर विलन के जैसे मतलब बोलते हैं ना गुंडे बन जाओ। तो ये चीज़ें होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाई शिक्षार्थी जो कि फैशन शो को देख के मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को क्या हम कह सकते हैं? गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम, सामान्यीकरण या फिर प्राथमिक अनुकरण। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं शिक्षार्थी अगर फैशन शो को देखता है, मॉडल्स का अनुकरण कर रहा है, इमिटेट कर रहा है, तो जो है वो उनकी प्रतिस्पर्धा या फिर बराबरी की चेष्टा करने की उनकी जो है वो कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार के अनुकरण को हम कह सकते हैं कि भाई ये एक नॉर्मल सा सामाजिक अधिगम है और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, यदि एक शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते रहे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ दें और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए, या फिर गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें बार बार जो है उनके बारे में जो है प्राचार्य से जो है वो बात करना चाहिए, यानी कि प्रधानाचार्य से या फिर प्राचार्य से बोले तो टीचर, प्रधानाचार्य बोले तो प्रिंसिपल। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा से भाई बाहर खड़ा कर देना चाहिए, ये तो बल्कि बिल्कुल भी नहीं करना है। अनुदेशन कार्य, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। देखिए लगातार अगर बच्चा गलती कर रहा है तो हम जो कर सकते हैं अनुदेशन कार्य कर सकते हैं, समय सारणी को चेंज कर सकते हैं, बैठने की उसकी जो मैनेजमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। ये होता क्या है, बैठने की व्यवस्था में चेंज करने से जो छात्र है जिनका अधिगम धीमा होता है, जो गलतियां कर रहे हैं, उनसे जो है वो शिक्षक के निरीक्षण के अंतर्गत जो है वो आसानी से आ जाएंगे, है ना। अब लास्ट बेंच पे कोई बच्चा था जिसको गलतियां बार बार कर रहा था, पता ही नहीं चल रहा था, उसको फर्स्ट बेंच पे ला के बिठा दो भाई, बैठने की व्यवस्था ही चेंज कर दो ना। फर्स्ट बेंच पे रहेगा तो फिर आँख के सामने जो भी गलतियाँ करेगा वहीं इमीडिएटली कैच आउट हो जाएगा, वहीं पे जो है उसको फिर सुधार भी लिया जाएगा। तो ये जो है ना इस प्रकार की गलतियाँ करने वाले जो छात्र होते हैं उसका अधिगम का जो है वो सही संचार हो सकता है अगर थोड़ा सा उन पे जो है वो हम ध्यान दें तो एज अ शिक्षक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि डैश के अतिरिक्त जो है निम्नलिखित कुछ तकनीक है जो कि परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। भाई परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना या फिर समर्थन प्राप्त करना, विशेषताओं पर बल देना या फिर प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न पे जो है वो परिचित कराना। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें परिणाम के बारे में सोचने के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीक होती है जो कि परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को हम दूर कर सकते हैं। यानी कि मतलब बोलते हैं ना परिणाम को जो है ना बहुत बारे में मतलब बोलते हैं ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, जो होगा देख लेंगे, कौन सा बहुत बड़ा वो होने वाला है। ठीक है। रिजल्ट जो होता है सिर्फ क्या है, एक आपको बता सकता है कि हाँ हम इतने पानी में हैं या फिर हम इतने ऊपर हैं, बस। उससे किसी का बिहेवियर जो है वो जज नहीं किया जा सकता। चलिए बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर था ये था आपका परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना नहीं है, यानी कि एक्सेप्ट व्हाट, तो परिणाम के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, बाकी सब तो सही है। समर्थन प्राप्त करना, विशेषताओं पर बल देना, प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित भी उनको कराना। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमित व्यवस्था है? पाठ्यचर्या संबंधित घोषणाओं, पठन कौशल, संज्ञानात्मक उद्देश्य या फिर उपलब्धि लक्ष्यों। देखिए टेक्सोनॉमी का अर्थ क्या होता है? टेक्सोनॉमी का अर्थ ही है कि भाई ऐसी प्रणाली जिसे वर्गीकृत किया जा सके। ठीक है। टेक्सोनॉमी का मीनिंग क्या होता है? भाई ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई प्रणाली जिसको हम जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकें, है ना, वर्गीकृत कर सकें। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो उसका जो है वो है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो वो है भावात्मक पक्ष, और तीसरा क्या है आपका क्रियात्मक पक्ष होता है। ठीक है। या फिर आप मनोपदेशीय उद्देश्य भी कह सकते हैं इसे। तो ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है ये संज्ञानात्मक उद्देश्य जो है इसके पदानुक्रम जो है इसकी व्यवस्था है ये। ठीक है। संज्ञानात्मक उद्देश्य 3 टाइप के हैं। किस 3 भागों में विभक्त किया गया है? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष
और तीसरा है आपका क्रियात्मक पक्ष। अगला है भाई कि अ ब स यानी कि ए बी सी जो है वो 3 शिक्षार्थी हैं जो कि अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो ए को जो है ये विषय जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। बी जो है इंग्लिश इसलिए पढ़ती है क्योंकि वो कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। और सी को जो है अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका जो प्राथमिक सरोकार है वो उत्तीर्ण होने वाले गेट जो आपके ग्रेड्स मिलते हैं ABCD उसको जो है वो प्राप्त करना है। तो अ ब स के उद्देश्य क्रमशः क्या हो सकते हैं भाई? अ ब श एग्जैक्टली यहाँ पे दिखा रहे हैं आपकी। पहला जो है वो सोचता है भाई भविष्य में, ये जो ए वाला है इसको तो ये इंटरेस्टिंग लगता है, तो ये तो निपुणता है, ठीक। तो निपुणता वाले 2 हो गए। अब यहाँ पे जो है दूसरा इसलिए अंग्रेजी पढ़ती है क्योंकि वो कक्षा में फर्स्ट रैंक लाना चाहती है। तो वो क्या करना चाहती है, उसको जो है वो निष्पादित करना चाहती है, उसको जो है वो दिखाना चाहती है कि भैया मेरे को लेके आके दिखाना है। तो यहाँ पे निष्पादन आ जाएगा, ना कि यहाँ से उपेक्षा हट जाएगा। तो आपका ये जो लास्ट वाला यही सही हो जाएगा क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन दिया नहीं है। और लास्ट वाला सी जो है वो क्यों पढ़ता है, क्योंकि इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसको प्राथमिक सरोकार है भाई, उत्तीर्ण होने के लिए मुझे जो ग्रेड्स मिलेंगे वो भैया ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वो इसलिए पढ़ रहा है कि उसको जो है वो ग्रेड्स मिलेंगे, कुछ मिलेगा, तो वो उपेक्षा रखता है कुछ, ठीक है। तो इस वजह से जो है उसका निष्पादन और उपेक्षा उसका दोनों आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो है निपुणता, निष्पादन और निष्पादन उपेक्षा, ये डी वाला आपका जो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश था तय आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, या फिर अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति, या फिर नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा। ये बात करें अगर कैप्टन विक्रम बत्रा की ना, तो ये अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में जो है मारे गए थे, ये हम सबको पता है। लेकिन उनकी जो यहाँ पे मेनली जो संभवतः क्या था, तो यहाँ पे जो संभवतः था ये था उनको आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी, ठीक। ये जो है उनकी कह सकते हैं आत्मसिद्धि जो है वो इनके मैस्लो की जो अपनी अभिप्रेरणा का उच्चतम बिंदु होता है ना, फर्स्ट स्थान पे आता है ना आत्मसिद्धि, ठीक। ये वहाँ पे अपनी हाईएस्ट लेवल पे थे, तो उन्हें जो है वो आत्मसिद्धि की प्राप्ति ऑलरेडी हो चुकी थी। यहाँ पे जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। किसकी हम बात करें? कैप्टन विक्रम बत्रा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रतिक्रिया का विलोम होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन हो जाता है? निरंतर पुनर्बलन, दंड, मौखिक विवर्तसना, या फिर आंशिक पुनर्बलन। भाई आपको बता दें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक इसे करें बिल्कुल, और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे अगर हम बात करें आंसर की, तो भैया देखो जब भी अधिगम होता है, जब क्रिया का अभ्यास करना बंद कर दिया जाता है, तो अधिगम या प्रक्रिया जो भी इसकी प्रतिक्रिया होती है, इसका धीरे धीरे विलोपन होने लगता है, यानी कि ये लुप्त होने लगता है, गायब होने लगता है। लेकिन जब प्रतिक्रिया के बाद आंशिक पुनर्बलन अगर मिलता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फिर प्रतिक्रिया का विलोपन होना कठिन हो जाता है, ठीक। अगर उससे किसी भी टाइप का पुनर्बलन अगर मिल रहा है तो फिर भैया ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा विलोप होना, ठीक। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइज़ आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।